कांग्रेस एनयूसीआई जो है प्रदर्शन के लिए तैयार है, वहीं पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है। किन मामलों के लिए प्रदर्शन है? हमारे साथ सेंट्रल के प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मांगों को लेके है और क्या तैयारियां हैं प्रदर्शन के लिए की। देखिए, ना तो ये तानाशाही सरकार युवाओं को नौकरी दे पाती है, ना रोजगार दे पा रही है, और जब भी कोई नौकरी निकलती है, जब भी कोई परीक्षा होती है तो वो पेपर लीक हो जाता है या तो धांधली हो जाती है। ये लीकेज सरकार की जो तानाशाही, जो लापरवाही रवैया चल रहा है, उसको खिलाफ हम लोग ने आज विधानसभा युवा कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का आयोजन किया है। अभी हम लोग ने दिल्ली में संसद घेराव भी किया था। हम लोग सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये तानाशाही सरकार अपने तानाशाही रवैये से, हम ये युवा कांग्रेस के पदाधिकारी पूरे यहाँ पे आके बैठे हैं, हम लोग के हिम्मत को, हम लोग की ताकत को ये तोड़ नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, झुका नहीं पाएंगे। आपने 11 बजे का घेराव का रखा था, अभी काफ़ी वक्त हो गया है, क्या कमी आ रही है कि आप अपना समय पे नहीं कर पाए? देखिए, कमी कोई नहीं है। हमारे पश्चिम से भी लोग आ रहे हैं, पूर्वी से भी लोग आ रहे हैं, सब लोग ट्रेन में हैं, बस में हैं। इस वजह से उन भाइयों का सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि सारे युवा साथी हमारे इकट्ठा हो जाए, तब हम लोग इस बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। किन मांगों को लेके आपका घेराव है? हमारी यही मांग है कि नीट की परीक्षा को जो भी है वो री परीक्षा की जाए, और जो भी इसके पीछे अपराधी हैं, जो जिन्होंने ये परीक्षा लीक कराई है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। नीट को लेके आपकी मांग है। राहुल गांधी ने भी संसद में मुद्दा उठाया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो मुद्दा उठाते रहे, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। अब आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको सरकार सुनेगी? सरकार सुनती है। सरकार ये सुनती है जब बीजेपी को बताया जाता है कि ये हिंसक हैं, तो वो कहती है हिंदू को हिंसक कहा गया है। सरकार सुनती है सरकार, लेकिन गलत बयानबाजी करती है। झूठे प्रधानमंत्री हैं, झूठी और तानाशाही सरकार है। ये मुद्दों की बात इन्होंने कभी नहीं सुनी है, और हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के हित की बात करते हैं। हिंदू हिंसक आपने कहा, हिंदू हिंसक को लेकर राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, भाजपा वाले पुतला फूंक रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है उनका ये बयान सही था, हिंदू हिंसक है? हमारे जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का बयान था कि ये हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी को और आरएसएस को उन्होंने कहा था कि ये एक हिंसक प्रजाति के लोग हैं। उन्होंने हिंदुओं को हिंसक नहीं कहा था। हिंदू तो हमेशा अहिंसा पे चले हैं। आप भी जानते हैं उनका बयान क्या था। वो हमेशा उनका आईटी सेल बयान को काट के गलत बयानबाजी दिखाता है, उसमें फिर वो विफल हुए हैं और हमेशा विफल ही होंगे। अच्छा, आपने घेराव की तैयारी की, पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी, कई रास्ते ब्लॉक कर दिए, बैरिकेड कर रखी, भारी मात्रा में पुलिस तैनात है। किस तरह से आप फेस करेंगे? देखिए, हम लोग का प्रदर्शन अभी इसके पहले भी माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने तब भी बैरिकेडिंग लगाई थी, अपनी तानाशाही पुलिस को लगाया था, लेकिन वो तब भी नहीं रोक पाए थे। वो आज भी नहीं रोक पाएंगे। आज हमारे युवा पदाधिकारी सारे विधानसभा घेराव करेंगे और विधानसभा तक हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ के पहुंचेंगे। बिल्कुल, ये थे नीरज तिवारी, जिनका कहना है कि नीट में जो धांधली हुई उसको लेके हमारा विधानसभा का घेराव है और हर हाल में विधानसभा घेराव करेंगे। पुलिस चाहे अपनी जितनी भी तैयारी कर ले। सैयदा अखिल, श्री न्यूज़, लखनऊ। सरकार तानाशाही सरकार है। ये सरकार युवा विरोधी, छात्र विरोधी ये सरकार है। उनके हक के साथ उनकी लड़ाई लड़ने आए हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने आए हैं। जिस तरह से परीक्षा में धांधली हुई है, लोग एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। रद्द करने का मकसद है सरकार के पास कोई रोजी रोटी का व्यवस्था नहीं है। ये सरकार तानाशाही सरकार है। ये सरकार युवा विरोधी, छात्र विरोधी ये सरकार है। ये पुलिस के दम पर गुंडागर्दी कर रही है। ये पूरे देश में आंदोलन होगा। ये यूथ कांग्रेस पुलिस वालों से डरने वाली नहीं है। नीट परीक्षा में आए दिन जो भ्रष्टाचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ये लोग लाखों छात्र छात्राओं के साथ, उनके हक के साथ उनकी लड़ाई लड़ने आए हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने आए हैं। उत्तर प्रदेश के यूथ कांग्रेस के लोग, जिस तरह से परीक्षा में धांधली हुई है, लोग एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। नौजवानों का भविष्य अंधकार में है। और ये बात कहने के लिए इस सरकार के पास जाना चाहते हैं, विधानसभा जाना चाहते हैं, और पुलिस क्यों रोक रही है? अगर पुलिस ने यही कोशिश की होती, परीक्षा आपको एनएसयूआई का प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरीके से
थे, नीट को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा। सुबह 11 बजे का विधानसभा घेराव का इनका ऐलान था। उसके बाद जो है पुलिस ने अपनी काफ़ी तैयारियां कर रखी थी। एमएलसी दीपक सिंह के नेतृत्व में ये आयोजन हो रहा है, जिस तरीके घेराव प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और इन लोगों की मांग है कि नीट परीक्षा रद्द की जाए, नीट का रिजल्ट रद्द किया जाए। और पुलिस ने पूरी तरीके से घेराबंदी कर रखी है कांग्रेस कार्यालय के बाहर। सुबह से भारी संख्या में पुलिस तैनात थी कार्यालय के अंदर। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जो है इकट्ठा थे। जिस तरीके से भीड़ है और पुलिस ने बैरिकेड लगाई है, वो कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उन्हें डिटेन करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ये काफी देर से खेल चल रहा है। 11 बजे का कार्यक्रम था और अभी जो है काफी देर हो गई है। जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा, कहीं ना कहीं पुलिस अपनी पूरी तरह मुस्तैद है और इन लोगों को डिटेन करके अरेस्टिंग की तैयारी में है। खबर उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले से है, जहां पनियारा ब्लॉक के ग्राम सभा इलाहाबाद में भारी बारिश के चलते किसानों के खेत जलमग्न हो गए हैं। जल भराव से खेतों में पानी भरा हुआ है। करीब 500 एकड़ खेतों में पानी भरा है। खेतों में रोपाई की गई धान की फसल पानी में डूबकर खराब हो गई है। किसान लगातार प्रशासन से खेतों में भरा पानी निकालने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन सहित सिंचाई विभाग के अधिकारी खेतों में भरा पानी निकालने में कोई खास रुचि नहीं ले रहे हैं। किसानों ने कहा कि हर वर्ष जल जमाव के कारण फसल बर्बादी का दंश झेल रहे हैं। पहले ड्रेन और पुलिया गांव की सीमा पर खुली होने के कारण जल निकासी होता था, जिस पर लोगों के द्वारा मिट्टी डालकर कब्जा कर लिया गया है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पानी निकासी की व्यवस्था की जाए ताकि उनकी धान की फसल बच सके। गांव के राजेश प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी से लेकर प्रशासन को प्रार्थना पत्र भेजकर जल निकासी कराने की मांग की है। इसके बावजूद आज तक जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो सकी है। हाथरस जिले के सिकंदराराव में मंगलवार को आयोजित सत्संग में मची भगदड़ से करीब 121 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका अलीगढ़ समेत आसपास जिलों के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हादसे के तीसरे दिन आज भोले बाबा के वकील आप सिंह अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। भोले बाबा के भागने के सवाल पर मीडिया से एडवोकेट AP सिंह ने कहा कि बाबा पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं। सब लोग आ जाएंगे, पता चल जाएगा और हम वीडियो रिकॉर्डिंग को SIT को दे देंगे, लेकिन वो हमें पहुंचाएं। अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो हमारे पेज डॉक्टर AP सिंह लार पे दे दें, इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लार पे दे दें। हम उनकी आइडेंटिटी भी नहीं बताएंगे और SIT को दे देंगे, जिससे दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष को दंड मिलना चाहिए। बाबा इतनी 121 मौतें हो गई, बाबा सामने क्यों नहीं है? उनका ही मैसेज है। वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। पुलिस के अनुसार जैसा पुलिस कह रही वैसा कर रहे हैं। सामने आने की बात, मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है, उन्होंने अपना लिखित संदेश दिया है। मृतकों के प्रति संवेदना बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी हैं, बिल्कुल सदैव वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में हैं और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे। हमें SIT की जांच एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सनातन की बात है, सनातन पद्धति से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं। तो हमने पढ़ा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये है। और लेकिन इसके साथ ये भी है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चाहिए। जो घटना हुई, इतनी भीड़ पहुंची है, बताइए, और वहां पर चरण धूल लेने के लिए नारायण साकार हरि के यहाँ कोई चरणों की नहीं है। आपने भी देखा, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप लोग अलीगढ़ में, क्या कभी नारायण साकार हरि के पैर छूते हुए की फोटो कभी देखे किसी ने? नहीं देखे, है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। वहां ना तो वहां डोनेशन है, ना वहां चंदा है, ना वहां रसीद है, ना वहां किसी के तरह सोने चांदी चढ़ाने का है, कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ प्रवचन करते हैं और उसी आधार पर अपना जीवन चलाते हैं। अपने VRS की सैलरी से जो मिलती है, पेंशन मिलती है, उसी से अपना जीवन यापन चलाते। वो तो किसी का भोजन भी नहीं करते। इतना बड़ा एम्पायर एक सिपाही ने खड़ा कर दिया, इतना बड़ा आश्रम खड़ा कर दिया। आश्रम नहीं उनका है, कोई उनका आश्रम नहीं। कोई बनाता है, कोई खड़ा करता है, उन्हीं नहीं उनका कोई। मैं आपके सामने उनका एडवोकेट होने के नाते, 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत होने के नाते, आप वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, आप सबके सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि नारायण साकार हरि का इस देश में, इस दुनिया में कोई आश्रम नहीं है। तो ये बताइए कि जब इतनी बड़ी मौत हो गई, 121 की तादाद में, नारायण हरि सामने नहीं आ रहे? सामने आए हैं, सामने उन्होंने मैसेज दिया है। जैसे आए, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे? वो क्या यहाँ आए, वो क्या करें, वो कहाँ जाएं? तो जहाँ बताया जाता है भक्तों के पास जाएंगे, भक्त उनके पास जाएंगे और उसके लिए शोक
जो सभा है उसका भी आयोजन किया जाएगा और उसमें आत्माओं की शांति के लिए कार्य किया जाएगा। पुलिस कहेगी कि आत्मसमर्पण करेंगे या पुलिस से मिलेंगे, किस तरह की? जहां हम कानून में विश्वास करते हैं, नारायण साकार हरि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में भरोसा किया है, कानून में विश्वास किया है, जहां जब कहीं जिसकी भी जरूरत पड़ती है, हमारे किसी अनुयायी की, हमारे किसी कमेटी की, हम लोग कानून में विश्वास करते हैं, पूरी तरह से भाग लेंगे। सर, सेवादारों को ने तत्काल वहां से सबूत हटा दिया, ऐसी भी जानकारी मिली? बिल्कुल नहीं। सेवादार कौन है? मरने वाले कौन हैं? कहीं बाहर का नहीं। कौन है? किसी ने धक्के नहीं मारे, आज तक कभी धक्के नहीं मारे। वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। कौन अपनी बहनों को, कौन अपनी माताओं को, कौन अपनी पत्नी को, कौन अपने बच्चों को धक्का दे देगा? सेवादार भी उनके हैं, मरने वाले भी उनके हैं, लेकिन मारने वाले कौन थे ये पता करना है। मालूम है कि जिस तरह जब से गाड़ी से देखो जाते हैं, वापसी होती है और उनके ब्लैक कमांडो है वो उनको कवर करते हैं, उसके बाद जो धक्का मुक्की होती है, आपसे छुपा हुआ नहीं है? नहीं, ये कोई कमांडो नहीं है, कोई उनकी सुरक्षा की बात नहीं। वो अलग रास्ता होता है, उससे आते हैं, पीछे से मंच पर चढ़ते हैं और वहां से उतरकर अपना उद्बोधन करने के बाद चले जाते हैं वहां से। ये तो आपको पता है ना, पैरों को छूने की कोई प्रचलन वहां नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है। फरवरी से लेकर जून तक आदर्श आचार संहिता लगी थी, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, उसकी वजह से अवश्य हो सकता है लोगों की एक भावना है। अब जब सदन में 4 दिन पहले कहा गया हिंदू हिंसक होता है, हिंसा करता है, जब चुनाव में कहा गया सनातन धर्म डेंगू मलेरिया HIV एड्स है, तो लोग कहां जाएंगे? सनातन धर्म को मानने वाले अपने धर्म गुरु के पास जाएंगे, भक्ति आस्था श्रद्धा के साथ जाएंगे कि हिंसक नहीं होता है, सनातन डेंगू मलेरिया HIV नहीं है, एड्स नहीं है, बोलेंगे जाके। इसलिए हो सकता है भीड़ अधिक हो गई हो। एक सवाल खड़ा हो रहा है इसमें कि क्या जांच के दौरान जो अधिकारी वहां तैनात थे जिनकी लापरवाही रही होगी, क्या निष्पक्ष वहां जांच पूरी हो पाएगी? देखिए, निष्पक्ष जांच हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर, माननीय योगी जी पर और देश के माननीय गृह मंत्री जी पर पूरा भरोसा है। हमें अपनी देश की मीडिया पर भी भरोसा है, जिन्होंने इंजर्ड कार दुकानों का हाल ऊपर तक पहुंचाया, जिसकी वजह से सब संभव हो सका। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं, आप भी हमें सहयोग करते रहें और इस तरह से हेल्प करें। बयान तो नहीं दिया इस घटना में? बयान उन्हीं का, उनका ही बयान आया, उनके हस्ताक्षर से बयान आया। आपने देखा होगा, आप मेरे पेज पे देख लीजिए, उसमें आया है, उसमें स्टेटमेंट है कि शोक संतप्त परिवार के नहीं, जब जहां जैसी जरूरत होगी वो सामने होगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज जन्मदिन है। छतरपुर के गढ़ा में स्थित बागेश्वर तीर्थ क्षेत्र में उनका जन्म उत्सव मनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन जन्मदिन से पहले ही लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा हो गया है। जबकि उन्होंने धाम से जुड़े भक्तों से हाथ जोड़कर अपील की थी कि व्यवस्थाएं नहीं होने की वजह से लोग बागेश्वर धाम न आए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अपील का बागेश्वर धाम के भक्तों पर कोई असर नहीं हुआ और बागेश्वर धाम में करीब 3 से 4 लाख भक्त वहां पहुंच गए। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के नाम पर ठगी होने की खबर सामने आ रही है। इस बात की जानकारी खुद एक्टर ने ही दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें एक नोट लिखकर फैंस को इस स्कैम के जरिए अलर्ट किया गया है और कहा कि उनके नाम पर कोई भी स्कैम हो तो उस पर ध्यान ना दिया जाए। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक पोस्ट के जरिए नोट शेयर किया है। इसमें उन्होंने फैंस को अलर्ट करते हुए कई बातें लिखी है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, इस पोस्ट से आप सतर्क हो सकते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, मेरे सभी फैंस के लिए। इस कैप्शन के साथ सिद्धार्थ ने लंबा पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने फैंस को इस स्कैम से अलर्ट रहने के लिए कहा है। भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू कल बंद हो चुका है, जिसे छोटी पीली चिड़िया का नाम दिया गया था। 4 साल पहले 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज जीतकर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी, जिसे एक्स का विकल्प बताया जा रहा था। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू और डेली हंट के बीच अधिग्रहण को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन दोनों के बीच बात नहीं बन पाई। प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए काफी लंबे समय से फाउंडर्स फंडिंग की तलाश में थे। लंबे संघर्ष के बाद जब फंडिंग नहीं मिल पाई तो अब फाउंडर ने इसे बंद करने का फैसला किया है। कू को चालू रखने के लिए टेक्नोलॉजी सर्विसेज की लागत बहुत ज्यादा आ रही थी। उन्होंने साझेदारी के लिए जिनसे भी बातचीत की, उन्होंने सोशल मीडिया के वाइल्ड नेचर और यूजर जनरेटेड कंटेंट के कारण इस डील को आगे नहीं बढ़ाया। ये पहली भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थी जिसे 60 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था, लेकिन फंडिंग नहीं मिलने के कारण अब इस स्टार्टअप को बंद कर दिया गया है। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जो कहा था वो करके भी दिखाया है। उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में इस्तीफे का ऐलान किया है।
किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की भजन लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री है। उन्होंने गुरुवार को जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सीएम भजन लाल ने उन्हें इस्तीफा देने से मना किया था, लेकिन वो सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म था कि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे सकते हैं। अब इन अटकलों पर उन्होंने मोहर लगा दी है। दरअसल वो दौसा से चुनाव हार गए थे। वहीं इसकी एक वजह राजस्थान में पावर गेम को भी माना जा रहा है। वो राजस्थान में बीजेपी के कदावर नेता माने जाते हैं। बताया जा रहा है कि वो अपना इस्तीफा सीएम भजन लाल को भेज चुके हैं। कांग्रेस एनयूसीआई के प्रदर्शन विधानसभा घेराव को लेकर प्रशासन आज सुबह से यहाँ काफ़ी अलर्ट है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से कांग्रेस कार्यालय के बाहर से जाने वाली ये सड़क है और ये पूरी तरीके से बंद कर दी गई, ब्लॉक कर दी गई, यहाँ तक कि आदमी पैदल तक नहीं निकल सकता है। और कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी काफ़ी फोर्स तैनात कर दी गई है। जिस तरीके से ये कांग्रेस की तैयारी थी, सुबह 11 बजे से प्रदर्शन था और अभी करीब 2 बज रहा है और अभी तक एनयूसीआई वाले कांग्रेस कार्यकर्ता सारे कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर के अंदर मौजूद है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि पुलिस अपनी पूरी तैयारी में है कि कांग्रेस अगर कार्यकर्ता मूव करते हैं तो उनको रोकने की तैयारी पुलिस ने पूरी कर रखी है। विधानसभा का घेराव किसी भी हाल में नहीं करने दिया जाएगा। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ। लखीमपुर जिले के सुंदरवल कस्बे में साकार विश्व हरि का आश्रम है। ये आश्रम करीब 20 एकड़ में फैला हुआ है। इस आश्रम पर महिला सत्संग होते रहते हैं। कथित बाबा कई महीनों तक यहाँ पर आकर रुकता था, प्रवास करता था। हाथरस घटना के बाद श्री न्यूज़ यूपी की टीम आश्रम पहुंची और वहां सेवादारों से बात की। वहीं की प्रमुख सेवादार जयदेवी ने बताया कि उनके आश्रम में खास तरह का पानी है जिससे अमृत बनाया जाता है। उस अमृत को पी के जो भक्त ग्रहण करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जयदेवी ने ये भी बताया कि जो हाथरस में मौत हुई है वो उनके हरि के सामने मौत हुई है। उन सभी को अच्छी मौत को करार बताया कि पंडाल में हरि के सामने जिनकी मृत्यु हुई है उनको सीधा स्वर्ग मिलेगा। हमारा नाम भैया है जयदेवी। कितने दिनों से यहाँ है? अरे हमका हो गए हैं थोड़े दिन भैया। अच्छा, आप कभी बाबा जी से मिली है? अरे बाबा जी अब तो अबन आए के हैं पार, तमाम दिन हो गए, 5-6 साल हो गए तब से अबन हो गए भाई। जब पहले कोरोना रहा, लॉकडाउन, सबसे ज्यादा यहाँ। अच्छा, ये जो अमृत है जिसको बताते हैं, ये कैसे तैयार होता है, किस तरह से इसके फायदे हैं, थोड़ा बता दीजिए। पियो जगह हाँ, पिएंगे, क्या फायदे हैं इसके, थोड़ा बता दीजिए। अरे इसमें बहुत फायदे हैं। कैसे तैयार? खांसी नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, सब अच्छी कीमती चीजें पड़ती हैं। हाथरस हादसे में मरने वालों की संख्या 121 पहुंच गई है। इस घटना के बाद से ही भोले बाबा फरार चल रहे हैं। इस बीच बाबा के आश्रम में रहने वाले रंजीत सिंह नाम के एक चश्मदीद ने भोले बाबा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रंजीत सिंह के अनुसार भोले बाबा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, वो सिर्फ अपने पास विशेष शक्ति होने का ढोंग करते हैं। रंजीत सिंह ने कहा कि मेरे पापा इनके आश्रम में 15 साल रहे हैं। भोले बाबा का जहाँ गाँव है, हम लोग भी वहीं से हैं। मेरा बचपन उसी गाँव में गुजरा है। बाबा के पिताजी नन्हे बाबू थे जो किसान थे। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद बाबा ने सत्संग का ढोंग रचाकर पहले अपने एजेंट तैयार किए। एजेंट इकट्ठा करने के बाद बाबा ने उनको पैसे दिए। इसके बाद यहाँ लोग आने शुरू हुए। ये एजेंटों को पैसा देकर ये कहलवाता था कि उनको बाबा की उंगली पर चक्र दिख रहा है। जैसे बाबा बोलते थे उनके एजेंट वैसा ही बोलते थे। एजेंट बाबा के हाथ में बाबा चक्र तो कभी हाथ में त्रिशूल दिखने की बात करके जनता को भ्रमित करते थे। कानपुर सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव में भाजपा जीत दर्ज करने के इरादे से उतरने के मूड में है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के प्रभारी सुरेश खन्ना आज कानपुर पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में कुछ देर रुककर उन्होंने नवीन मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय में सीसामऊ विधानसभा सीट से जुड़े सभी पदाधिकारियों के साथ मंथन कर आगामी रणनीति पर चर्चा करी। इस अवसर पर उनके साथ आबकारी एवं माद विभाग मंत्री नितिन अग्रवाल भी साथ रहे। कानपुर उत्तर जिला अध्यक्ष दीपू पांडे ने कमल पुष्प की माला और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी पश्चिम विजय ढुल ने बताया कि दिनांक 30 जून रात्रि को रामजी तिवारी अपने घर के बरामदे में सो रहा था, जिसकी ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। वहीं जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई और पूरी 5 टीमों को इस जाँच में लगा दिया। थाना बिल्हौर क्षेत्र अंतर्गत गेमऊ गाँव में
दिनांक 30 जून और 1 जुलाई की रात्रि में एक व्यक्ति श्री रामजी तिवारी अपने घर के बरामदे में रात को सोए थे और सुबह जब वो परिवार ने उनको देखा तो मृत हालत में पाए गए। उनके माथे पे एक चोट थी जिससे रक्तस्राव होने से उनकी मृत्यु हुई। इस घटना पर तत्काल पुलिस के द्वारा सूचना पर मौके पहुंचा गया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीएम रिपोर्ट में पाया गया कि उनके सिर पे और उनके चेहरे पे किसी भारी वस्तु से वार करने से उनके चेहरे की हड्डी और उनके सिर की हड्डी टूटने की वजह से ही उनकी मौत हुई है। इस संबंध में जब विवेचना की गई तो जिस प्रकार से घटनास्थल पाया गया और जो मृत्यु के जो साक्ष्य मिले उसमें ये पाया गया कि ये किसी नज़दीकी व्यक्ति का ही काम है, क्योंकि उस गांव में जहां उनका घर है और जिस प्रकार से जो क्राइम सीन का जो बनावट थी उसके हिसाब से ये हमारे को प्रारंभिक साक्ष्य मिले। इस संबंध में जो परिवारीजन के साथ जब पूछताछ की गई तो इन्हीं के परिवार के रहने वाले संस्कार तिवारी उर्फ शिवा, जो कि इनके रिश्ते में भतीजे लगते हैं, ये इनके साथ ही बुक और किताबों की सप्लाई का काम इनके साथ मिलकर करते थे। इनसे पूछताछ में ये बात जानकारी में आई कि मृतक राम जी के द्वारा शिवा तिवारी के साथ विगत कुछ समय पहले उनका दुर्व्यवहार किया गया था और शिवा तिवारी अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ परेशानियों से गुजर रहे थे। उस समय जब उनके द्वारा मृतक से मदद मांगी गई तो मृतक के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उससे ये क्षुब्ध हो गए और ये मौका ढूंढ रहे थे कि मृतक के साथ अपना जो उन्होंने उसकी बेइज्जती की उसका बदला लेने के लिए। घटना से कुछ दिन पहले भी इन्होंने इसका प्रयास किया था, लेकिन गली में कोई व्यक्ति जा रहा था, इसकी वजह से ये उस दिन वो घटना को नहीं कर पाए। ये इन्होंने पूरी रणनीति के तहत जो वहाँ पर एक सीसीटीवी लगा हुआ था, लगभग 10 दिन पहले उस सीसीटीवी की लीड भी इन्होंने निकाल दी थी ताकि ये बहाना बनाया जा सके कि सीसीटीवी पहले से ख़राब है और वहाँ पर घटना की कोई रिकॉर्डिंग ना हो। जब इनसे पूरी पूछताछ की गई तो इन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया और इनकी निशानदेही पे वो ईंट जिसके द्वारा मृतक राम जी की हत्या की गई थी वो पुलिस के द्वारा बरामद की गई और फोरेंसिक जांच में उस ईंट के ऊपर जो रक्त का नमूना पाया गया वो मिलान करने पर मृतक के रक्त के साथ उसका मैचिंग पाई गई। जो इसमें एक्यूज्ड है ये पहले शहर में प्राइवेट जॉब करता था, उसकी जॉब छूट गई थी तो उसने मृतक से पैसे मांगे थे, जिस पर मृतक ने उसको पैसे देने से मना कर दिया था और उसकी काफ़ी मैंने बताया कि उसकी व्यक्तिगत जो उनके ज़िंदगी के फैसले थे उसको लेकर उसको काफ़ी कुछ बुरा भला कहा था, जिससे ये क्षुब्ध हो गया था और तब से ये मौका ढूंढ रहा था। इसने इस संबंध में जो इसकी एक महिला मित्र है उसको भी इस संबंध में उसने इस बात को बताया था कि मैं मौका पाने पे इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इस घटना में महिला की कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं आई है और बाकी विवेचना में जो चीज़ें आगे आएंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो जिस टीम के द्वारा इस एक ब्लाइंड मर्डर केस का अनावरण किया है उसको मेरे द्वारा 25,000 रुपये पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी के सर्किट हाउस में वाराणसी मंडल के कृषि अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि आज यहां पर खरीफ और स्पर्श से संबंधित बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि राजकीय बीज पर पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध है, वहीं पर फर्टिलाइजर भी काफी संख्या में उपलब्ध है। किसानों को इसका स्वास्थ्य और पोषक आहार विषय पर रखी गई है, जिसको पद्मश्री खादर वली साहब उस कार्यक्रम को 19 तारीख को शुरुआत करेंगे कुमारगंज अयोध्या आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में, जिसमें श्री अन्न के उत्पादन करने वाले किसानों को वहां पर भेजे जाने की बात मैंने कही है कि उसमें वो किसान जाएंगे। और 20 तारीख को गो आधारित प्राकृतिक खेती की कार्यशाला भी कुमारगंज विश्वविद्यालय में होगी, जिसमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी उस कार्यक्रम के भी मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि राज्य के भीतर प्राकृतिक खेती के किसानों को ठीक प्रकार से तकनीकी जानकारी दिया जाए और उनके खेतों पर प्राकृतिक विधि से बिना रासायनिक खाद और बिना रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल किए हुए उत्पादन बेहतर किए जा सके, इस दृष्टि से उनको प्रशिक्षित करने का काम और प्रेरित किए जाने का काम हो रहा है। इसी प्रकार से श्री अन्न का जीवन के पोषाहार के लिए कुपोषण को ख़त्म करने के लिए वो महत्वपूर्ण है और इसलिए राज्य में हम लोगों ने
उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर श्री अन्न पुनरुद्धार योजना हमने चलाई है और उस योजना का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो सके इसके लिए बीज वितरण भी हम लोगों ने दिया है। पिछले वर्ष कुछ किसानों को भी बीज दिए गए थे और कुछ को सीड प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाए गए हैं। उसमें से कुछ किसान जो सीड प्रोसेसिंग प्लांट जिन एपीओ के पास है उन्होंने बीज, उनको 4 लाख रुपए सीड मनी के रूप में दी गई थी। उन्होंने किसानों को से बीज भी खरीद रहे हैं और किसानों में बीज भी वितरित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस अभियान को भी हम लोगों ने गति दिया है। जिन कुछ जनपदों के भीतर लगभग चारों जिले मिलाकर के 70 के करीब नलकूप, राजकीय नलकूप यांत्रिक या विद्युत दोषों से खराब हैं। मैं यहाँ के कमिश्नर साहब को सामने फ़ोन करके कहूँगा कि वो उन जिलों की समीक्षा करके और उसको ठीक कराने की व्यवस्था करवाएं। मंडल के वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर 4 जनपद आते हैं। इनके भीतर कृषि विभाग के द्वारा चलाई जा रही खरीफ अभियान के दृष्टि से और इस वर्ष की जो योजनाएं हैं उनकी हमने समीक्षा किया है। सभी जनपदों के भीतर पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र उपलब्ध है। बीज वहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। सामान्य बीज वितरण के अलावा प्रदर्शन के भी बीज वहां पर उपलब्ध हुए हैं, जिसमें विशेष रूप से धान का आच्छादन इन चारों जनपदों में अधिक होता है, तो उसके ऊपर फोकस किया गया है। श्री अन्न और प्राकृतिक खेती, ये दोनों के संदर्भ में भी हमने एक समीक्षा किया है और उसकी बीज वितरण तुरंत करा दिए जाने के लिए इनको निर्देश किए हैं। जिन किसानों को ढैंचे का बीज उपलब्ध कराया गया है उनको आग्रह करके बीज वो तैयार करें, इसके लिए भी इनको हमने प्रेरित किया है। और ये वो किसान यदि सहमत हो जाएगा तो राज्य बीज निगम 4600 रुपये कुंटल के हिसाब से बीज, उत्तर प्रदेश राज्य बीज निगम उसकी खरीदारी करेगा। सोलर पंपों की समीक्षा हमने किया है। कुछ जनपदों के सोलर पंप अभी नहीं पहुंच पाए हैं। कल परसों में जब मैं निदेशालय पर बैठूंगा तो उनकी कंपनियों को ये निर्देशित किया जाएगा कि वो जल्दी से जल्दी उन सोलर पंपों को पहुंचाएं, जिससे किसानों को उसका फ़ायदा खरीफ के सीज़न में मिल सके। मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि इस मानसून का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत अपनी रोपाई और बुआई शुरू कर दें। जिनको दलहन की खेती करनी है वो दलहन के बीज तुरंत लगा दें और धान की भी रोपाई इस मौसम में हो सकती है। इस समय पिछले 1 हफ्ते से मौसम अच्छा है, इसलिए ज़्यादा उनके अनुकूल होगा कि अभी फसल को लगा दिया जाए। नहरों के लिए पानी की, इसमें धान की बुआई चले, नहरों में पानी चल रहा है। जितनी नदियों के भीतर पानी है कोशिश की गई है कि उन नहरों को चलाया जाए और वहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। पानी चल रहे हैं। बात की जाए तो सर, कल हाथरस में घटना हुई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, यह बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना हुई है और मृतकों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। घायलों के साथ भी हम लोगों की संवेदनाएं हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौके पर गए थे और जाकर के उन्होंने इस पूरे घटना की न्यायिक जुडिशल इंक्वायरी की का उन्होंने ऐलान किया है। सरकार इसको बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे घटना का राजफास करेगी और उन्होंने ये जनता को आश्वस्त किया है कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ने कहा है कि ये सब चाल थी, अगर इतनी बड़ी वहाँ पे जनसंख्या थी लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ की प्रशासन थी उसमें चूक हुई कहीं ना कहीं। अभी तक जो समाचार आ रहे हैं उसमें समाचार यही आ रहा है कि आज आयोजकों के द्वारा कम संख्या बताई गई थी, उसके 2 गुना 2.5 गुना संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उनके द्वारा वहाँ पर जो पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई थी जिसके कारण हुआ है। लेकिन बाकी जो जुडिशियल इंक्वायरी में आएगा उसके अनुसार होगा। राजनीति करना और उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाना यह उपयुक्त नहीं है। यह मानवीय दृष्टिकोण से आज आवश्यकता इसे कि मानवीय संवेदना के द्वारा जो इस दुर्घटना के भीतर जो लोग हताहत हुए हैं और कालकलवित हो गए हैं उनके प्रति हम संवेदना प्रकट करें और जो बीमार हैं उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करें। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने उसमें काम बांट करके और ऐसे घायलों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था उन्होंने बनाई है, जिससे लोगों को वहाँ पर पहुँचा करके उनके चिकित्सा सुविधाएं उनको मुहैया कराई जा सकें। राहुल गांधी लोकसभा में अब हो गया। धन्यवाद।